हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बाइनॉमियल थ्योरम में कोफिशिएंट टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर p, तो या x पे पावर a के यानी कोफिशिएंट यानी x प्लस a पे पावर n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट जो है फाइंड करना हम लोग सीखे थे। आज उस पर बेस्ड जो है कल हम लोगों ने उस वीडियो में हम लोगों ने जो है बेसिक सीखा था, आज थोड़ा स्टैंडर्ड सीखेंगे कैसे जो है हम कोफिशिएंट फाइंड करना सीखें। अगर 3 टर्म्स हों, इफ़ द बाइनॉमियल एक्सपेंशन, अगर बाइनॉमियल एक्सपेंशन में 3 टर्म्स हों, कितने टर्म्स हों? 3 टर्म्स हों। अगर 3 टर्म्स होते हैं तो हम उसमें जो है कैसे उसका कोफिशिएंट, जो भी कुछ कोफिशिएंट पूछा है कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट of x स्क्वायर y क्यूब z पे पावर 4 in the expansion of 2x plus y plus 3z होल पावर 9। ऑप्शन आपको दे दूं, ऑप्शन है आपके, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। ऑप्शन बी है फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 इंटू 2 पे पावर 4 एंड 3 पे पावर 2। ऑप्शन सी है फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर 2 एंड 3 पे पावर 3। ऑप्शन डी है आपका फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 4। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अगर जब 2x प्लस a पे पावर n के एक्सपेंशन में अगर आपको निकालना होता तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी और ट्रिक से भी। तो हमको जो है इसको कैसे, अगर उसमें 3 टर्म्स हों, कितने टर्म्स हों? 3 टर्म्स हों, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए क्या है, उसको इसके लिए जो है ट्रिक आप नोट कर लीजिए। अगर 3 टर्म्स हों, सपोज दैट x प्लस वाई प्लस जेड पे पावर n हो, ठीक। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड पे पावर n हो तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान में रहे कि r प्लस s प्लस t, r प्लस s प्लस t क्या है? ये वही r प्लस s प्लस t जो पूछे गए हैं आपसे, ये r है, ये s है और ये t है। क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो x पे पावर r, y पे पावर s एंड z पे पावर t, ठीक। तो x पे पावर r, y पे पावर s एंड z पे पावर t। ध्यान रहे कि r प्लस s प्लस t इज इक्वल टू हमेशा क्या होना चाहिए? n। ये आपको ध्यान में रखना कि r प्लस s प्लस टी इज इक्वल टू n के इक्वल होगा, तभी हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपका r हो गया, ये आपका s हो गया और ये आपका t हो गया, ठीक। तो जब भी अगर आपको
इसका कॉफिशिएंट यानी जो भी कॉफिशिएंट आपसे पूछा है तो कॉफिशिएंट x पे पावर r, y पे पावर s और z पे पावर t, इन तीनों का समेसन हमेशा n के इक्वल होना चाहिए, तभी हम इसका कॉफिशिएंट जो है इस ट्रिक से फाइंड करेंगे। और अक्सर क्वेश्चन जो है इसी पर पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा कि फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल s एंड फैक्टोरियल t मल्टीप्लाई बाई, अगर इनके कॉफिशिएंट हैं, अगर इनके यानी x y z के अगर इनका कोई गुणांक है, गुणांक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉफिशिएंट। दूसरा एक और आप लिख लीजिए कि इफ़ सपोज दैट ऐसे हो ax प्लस by प्लस cz पे पावर n, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो सेम प्रोसेस, x, तो x के प्लेस पे यहाँ क्या था ax, तो ax पे पावर r, by पे पावर s एंड cz पे पावर t, यानी r प्लस s प्लस t, इन तीनों का समेसन क्या होना चाहिए? n के इक्वल होना चाहिए, तभी हम ये अप्लाई करेंगे। तो इनका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो कॉफिशिएंट हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल s, फैक्टोरियल t मल्टीप्लाई बाई, अब x y और z के जो कॉफिशिएंट है तो a पे पावर r, b पे पावर s एंड c पे पावर t, तो ये हो जाएंगे, ये कॉफिशिएंट हो जाएगा। सेम यही है, आप यहाँ पे अब देखिए कि 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पहले देख लें कि r, s और जो t हैं इनका समेसन 9 के इक्वल है कि नहीं। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी हम ये जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि फैक्टोरियल 9 अपान, तो फैक्टोरियल 9 अपान ये r, ये s और ये t, यानी फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, ये सभी मल्टीप्लाई हैं आपस में। अब इनके कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट क्या था? 2 था, तो 2 पे पावर 2, तो 2 किसका है? x का कॉफिशिएंट है, तो इस पे पावर कितना है? 2 है, तो 2 पे पावर 2। y का कॉफिशिएंट 1 है, 1 पे पावर कुछ भी आप लिखिए 1 ही होता है। z का कॉफिशिएंट 3 है और 3 पे पावर कितना है? 4 है, तो 3 पे पावर 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर कौन सा मिलेगा? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर 3 टर्म्स हो बाइनोमियल एक्सपेंशन में तो उसका हम कॉफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। अगर 4 टर्म्स हो तो उसका हम कैसे जो है कॉफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो सपोज दैट कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी पे होल पावर n हो तो उसका कॉफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे? सेम प्रोसेस जैसे अभी हमने 3 टर्म्स में फाइंड किया। तो हम x के लिए r1 मान लेते हैं, y पे पावर r2 मान लेते हैं, z पे पावर r3 मान लेते हैं एंड t पे पावर r4 मान लेते हैं, ठीक। अब इनका अगर कॉफिशिएंट अगर आपसे पूछा है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1, r2 एंड फैक्टोरियल r4 हो जाएगा, ठीक। ध्यान में रहे कि r1, r2, r3, r4 इन सभी चारों का समेसन जो है n के इक्वल होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस हम लागू करेंगे। चलिए, अब इस पर जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 2, y क्यूब, z और t पे पावर 5 in the binomial expansion of 2x plus y minus z और प्लस
3t पे पावर 11। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड एंड टी पे पावर 5 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3t पे पावर 11। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, तो ये R1 है, यानी R1 के प्लेस पे क्या है, तो R1 यानी 2 है, R2 यानी 3 है, R3 यानी यहाँ पे पावर कितना है 1 है, एंड R4 यहाँ पे पावर 5 है। अब पहले इन चारों का समेशन आप देख लीजिए कि n के इक्वल है कि नहीं है। तो 5 1 6 6 3 9 9 2 11, तो इसके इक्वल है, तो इसका कॉफिशिएंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका कॉफिशिएंट, तो फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 11, तो फैक्टोरियल 11 बाई 2 3 1 एंड 5, तो यानी फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, और फैक्टोरियल 5 एंड इट्स कॉफिशिएंट, इनके कॉफिशिएंट कौन कौन से हैं, तो x का कॉफिशिएंट 2 है, तो 2 पे x किसका था यानी R1 का, तो 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, तो यहाँ y का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 पे पावर जो भी होगा 1 ही होगा, लेकिन यहाँ z का जो कॉफिशिएंट है वो -1 है, और -1 है तो -1 पे पावर z कौन सा था R3 था, तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा, एंड t का कॉफिशिएंट जो है 3 है, और 3 पे पावर कितना हो जाएगा 5, एंड देन फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा कि फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। ठीक, तो -1 पे पावर 1, तो ये ऑड है, तो ऑड हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंबल माइनस लग जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 पे पावर 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी पर बेस्ड जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। व्हाट इज द कोफिशिएंट, what is the coefficient of x cube y पे पावर 4 and z पे पावर 5 in the expansion of x y y z plus z x होल पावर 6। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई पे पावर 4 जेड पे पावर 5 का जो है कॉफिशिएंट आपसे पूछा गया है इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। तो पहले आप इसको उसी तरह से आप रिटेन करिए, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होल पावर कितना है 6 है। तो ध्यान में रखें यहाँ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अलग अलग है, तो पहले आप इनको एक करिए, यानी हम इसको लिखेंगे समेशन ऑफ, हम पहले के लिए क्या सपोज कर ले, तो पहले के लिए हम सपोज कर लेते हैं R1, दूसरे के लिए हम सपोज कर लेते हैं R2 एंड तीसरे के लिए हम सपोज कर लेते हैं R3। तो इस तरह से हो जाएगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू कितना होना चाहिए 6। इन तीनों का समेशन n के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो x y पर पावर क्या R1, y z पे पावर क्या R2 एंड z x पे पावर R3। तो x दो जगह है, एक आपका x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे है, यहाँ x पे पावर R1 है, यहाँ x पे पावर R3 है, यानी इसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 6, यानी x पे पावर क्या हो जाएगा R1 प्लस R3, क्योंकि दो जगह है। y पे पावर y भी देखिए दो जगह है, तो y पे पावर यहाँ R1 है, y पे पावर यहाँ R2 है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। z पे पावर यहाँ पे है, तो z पे पावर यहाँ z दो जगह, एक 2 और एक 3, तो यानी R2 प्लस R3। ठीक, अब आप एक चीज़ जानते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू क्या है 6 है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x पे पावर कितना है 3 है। अब इसके से आप कंपेयर कर लीजिए, ये x है, ये y है, ये z है। तो x का कौन सा काफिशिएंट निकालना है, क्यूब, यानी x पे पावर 3 आना चाहिए, यानी R1 प्लस R3 की वैल्यू 3 होनी चाहिए। और y पे पावर कितना है 4 है, यानी R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। एंड z पे पावर यहाँ R2 प्लस R3 है और यहाँ z पे पावर 5 है, यानी R2 प्लस R3 पे पावर इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब देखिए, अगर R1 प्लस R3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें R1 प्लस R3, तो अगर मैं R1 प्लस R3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, R2 की, और R2 की वैल्यू 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, यानी R2 की वैल्यू 3 मिल गई। अब R1 प्लस R2 अगर रख लें तो R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ कितनी है 4। अब यहाँ R1 प्लस R2 रखेंगे तो R3 की वैल्यू मिलेगी, R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 4 यानी 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे R2 R3 है तो R2 R3 की वैल्यू 5 है, यानी R1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, R1 की वैल्यू 6 माइनस 5 यानी 1 आ जाएगी। तो इस तरह से R1 R2 R3 की वैल्यू अब मिल चुके हैं। अब इसका हम कॉफिशिएंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब y पे पावर 4 z पे पावर 5 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n की वैल्यू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल यानी R1, तो R1 के प्लेस पे क्या है 1, तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 एंड R3 यानी फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे ही लिख लो, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो ये था कॉफिशिएंट फाइंड करना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टू फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म्स in the expansion of x plus a पे पावर n। तो इंडिपेंडेंट टर्म्स यानी कुल मिला के ये कहा जाए न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी जिसमें x ना हो, x फ्री हो, यानी वेरिएबल ना हो। तो इंडिपेंडेंट टर्म यानी स्वतंत्र पद। तो स्वतंत्र पद हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे x प्लस ए पे पावर n के एक्सपेंशन में। तो पहले हम लोग बेसिक जान लें क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट सेम वही है जैसे आप कॉफिशिएंट किसी या वेरिएबल का कॉफिशिएंट आप फाइंड करते हैं, यानी जनरल टर्म फाइंड करते हैं। तो तो पहला प्रोसेस है कि टू फाइंड द TR+1। तो TR+1 आप फाइंड करेंगे। TR+1 फाइंड करने के बाद सेकेंड प्रोसेस में आप करेंगे पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 0। तो x पे पावर जो भी होगा या जो भी वेरिएबल होगा उस पर जो भी पावर होगा उसको आप इक्वेट करके 0 कर लेंगे और वहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे r की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो r की वैल्यू फाइंड करने के बाद तीसरे स्टेप में आप करेंगे, आपको क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट टर्म्स निकालना है। अब यही वैल्यू जनरल टर्म के न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट कर देंगे एंड फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ r इन TR+1 यानी जनरल टर्म। तो जनरल टर्म में आप r की वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी आएगा वही हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट टर्म। जैसे फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म्स in the expansion of
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x होल पावर 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x पर होल पावर 10 है और इसके एक्सपेंशन में आपको फाइंड करना है इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना है, स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। कैसे इंडिपेंडेंट फाइंड करें, तो मैंने आपको प्रोसेस बताया। पहले आप क्या करेंगे, TR+1। तो TR+1 अगर हम निकालें तो फार्मूला आप जानते ही हैं, एक बार लिख दे रहे हैं, NCR x पे n माइनस आर ए पे पावर r। तो ये तो आपका जनरल टर्म हो गया TR+1। तो NCR n के प्लेस पे कितना है, 10 है, तो 10CR x के प्लेस पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और उस पे पावर क्या हो जाएगा n माइनस आर यानी 10 माइनस आर, और a पे पावर r यानी -1/x सिंबल सहित लिखेंगे जब भी लिखेंगे, तो -1/x पे पावर r। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 10CR -1 पे पावर r, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ लिखिए, मल्टीप्लाई बाई x, तो x पे पावर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 - 2r और x पे माइनस r। ठीक, तो ये ऊपर जाएगा तो x पे माइनस r, यानी आपका आ गया 10CR -1 पे पावर r, x पे पावर टोटल कितना हो गया 20 - 3r। अब हमने आपको बताया कि जो भी पावर ऑफ वेरिएबल है, यानी जो भी वेरिएबल है, जो भी चर राशियां हैं, उस पर जो भी घात है उसका पावर क्या करोगे, इक्वेट 0, यानी 20 - 3r = 0, तो r = 20/3 आ जाएगा। तो 20/3 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ये नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर आता है, कोई पूर्णांक नहीं आता है, अगर डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी इंडिपेंडेंट टर्म नहीं आएगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट द इंडिपेंडेंट टर्म, यानी एक भी इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड नहीं होगा उसमें। अब तो आई होप आपको समझ में आया होगा कोफिशिएंट फाइंड करना एंड इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ग्रेटेस्ट टर्म एंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड करना जो है सीखेंगे, एंड स्मॉलर एंड ग्रेटर टर्म भी, अगर 2 टर्म दिए हों, 2 पद दिए हों, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, यूज्ड बाय बाइनॉमियल थ्योरम का हम यूज करके जो है आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।